नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो हमारा देश है वो एक ऐसा देश है जहाँ की भाषा में एक मिठास है। देश के अंदर भारत वैसे तो बहुभाषाई देश है, लेकिन जो हमारे देश की भाषा है वो भाषा, उस पर हम गर्व करते हैं। और वो गर्व की वजह भी है क्योंकि हम इतनी सारी भाषाओं के बावजूद भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो भाषा है आज टेलीविजन के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से जिस रूप में और जिस स्वरूप में हमारे सामने पहुंच रही है, उसमें कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक ऐसा प्रभाव आ रहा है जिसे हम सोच सकते हैं कि भाषा अपने विकृत रूप में हमारे सामने आ रही है। और इसमें मीडिया की अपनी एक बड़ी भूमिका है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण कुमार राठी जी हैं। राठी जी डीन हैं स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ के। इसके अलावा हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान चंदर महादेव जी हैं। चंदर महादेव जी पायनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों का उन्हें एक लंबा अनुभव है, जहां उन्होंने संपादक के तौर पे काम किया है। इसके अलावा आप देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं उनके स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से जुड़े रहे हैं, आप एकेडमिशियन हैं। हम उनका अपने कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुधीर देवली जी मौजूद है। सुधीर जी जर्नलिज्म स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के हमारे सहयोगी हैं हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से। हम अपने सभी जो हमारे साथी सहयोगी हैं उन सभी का स्वागत करते हैं, अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम की चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं चंदर महादेव जी, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि महादेव जी, आपने मीडिया में एक बहुत लंबा समय दिया है, लगभग 3 दशक से ज़्यादा का समय आपका कोर जो मीडिया है उसके साथ रहा है, एक्टिव मीडिया के साथ रहे हैं। आपने अखबारों को देखा है, अखबारों को तकनीकी रूप से बदलते हुए देखा है। जो भाषा का मामला है, क्योंकि आप संपादक के तौर पर रहे हैं, तो आप भाषा में जो परिवर्तन है वो किस तरीके से पाते हैं? क्योंकि आज का जो यूथ है, जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कि हम मिश्रित भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और उस मिश्रित भाषा से एक नई तरह की तीसरी या चौथी भाषा जन्म ले रही है। तो क्या वो एक्सेप्ट की जानी चाहिए या उसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है? अच्छा, नमस्कार। मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा, मेरे पास करीब 40 साल का अनुभव है। अंग्रेजी मीडिया, हिंदी मीडिया से भी है, लेकिन ज़्यादातर अंग्रेजी प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न और एकेडमिक से है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, 20 साल पहले एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था जिसमें कहा गया था कि एक भाषा आई है जिसका नाम है ग्लोबिश। मैंने जब इसके बारे में सुना तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है। पता लगा इंग्लिश नहीं है, जैसे हिंदी नहीं है, हर प्रांत में वो बदल जाती है, उसका अपना एक लोकल फ्लेवर उठा लेती है वो। तो वैसे ही इंग्लिश देहरादून में बोली जाएगी वो इंग्लिश लखनऊ में नहीं बोली जाएगी, क्योंकि लखनऊ की जो मिठास है और लखनऊ की जो नज़ाकत है वो चीज़ देहरादून में नहीं आएगी। देहरादून में जो देहरादून की फ्लेवर है वो आएगी। तो इसलिए इसी तरह से इंग्लिश को बना दिया गया एक ग्लोबल लैंग्वेज, जो कि ग्लोबिश। तो जो भाषा जिस कल्चर में, जिस संस्कृति में रहती है, उस कल्चर का एक आधार या उसका एक स्वरूप ले लेती है। अब हम आते हैं 30 साल बाद, जब सोशल मीडिया शुरू हुआ। सोशल मीडिया में आते आते ही हमें यह पता लगा कि कोई भी चीज़ हमें बतानी है तो 15, 20, 40 वर्ड्स में बोल दो, नहीं तो किसी को कोई रुचि नहीं है उसमें जी। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि 3 लाइन से कोई चीज़ बड़ी लंबी हो तो आज का स्टूडेंट के लिए वो एक PhD का थीसिस है। तो अगर हम इस तरह की जो एक समाज में हम आ गए हैं, जो कि सोशल मीडिया एक बटन के टेक्स्ट में आपको सारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गूगल। तो 2 जनरेशन है, एक हमारा जनरेशन था जो BG था और एक ये जनरेशन जो है AG। तो BG मतलब बिफोर गूगल और AG मतलब आफ्टर गूगल। तो बिफोर गूगल का जो जनरेशन था उसमें जो संपादक भी थे, जो पत्रकार भी थे, उनके एक बड़ी शालीन भाषा थी, बड़े अंडरस्टेटेड वे में बातें करते थे। और हम ये भी देखते थे कि घर में सारे परिवार के सदस्यों को हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो उन सबको किसी को कुछ वो नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज वो नहीं है, आज सब कुछ बदल गया है। उसको कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया। उस डेमोक्रेटाइजेशन के साथ साथ कई बहुत अच्छी बातें हुई हैं, उसके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जिससे कि हमने जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल फ्लेवर है, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी गाली गलौज, साला कहना एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, जो हम कभी अपने घर में अपने सीनियर्स, अपने एकेडमिशियन दोस्त और अपने साथियों के साथ नहीं यूज़ कर सकते थे। आज वो रोज़मर्रा की लैंग्वेज हो गई है। यहाँ तक कि लड़कियाँ बड़ी बड़ी गालियाँ दे देती हैं और उसको एक नॉर्मल माना जाता है, जो कि अब इस समाज जैसे बदल रहा है वैसे वैसे हमारी भाषा भी बदल रही है और वैसी वैसी हमारी सोच और घर में बात करने के तरीके बदल रहे हैं। तो जो घर के माँ बाप भी अगर गाली गलौज करें तो हमारे बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा।
बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बताई है महादेव जी, कि अब ये नहीं है कि कोई खास विशेष वर्ग से है या किसी लिंग से है, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, सभी कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उस भाषा को जिसे हम स्वीकार नहीं करते थे, समाज ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। और देखिए, एक 90s की शुरुआती दशक में एक फिल्म आई थी जिसमें एक गीत था कि सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोलें। उस फिल्म का समाज में बहुत सारा विरोध हुआ, उस गीत का विरोध हुआ, और उस फिल्म में जो ये शब्द था, इस शब्द को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। बाद में इसको गीत को परिवर्तन किया गया, इस शब्द को हटाया गया और गाने को दूसरे रूप में समाज में लाया भी गया। लेकिन इस दशक की अंत के साथ ही, ये शुरुआती दशक का साल है, और जब अंत इसी 90 के दशक का अंत हो रहा था, तो एक फिल्म आती है कुछ कुछ होता है। उस फिल्म के अंदर एक बच्ची है 8 साल की, अंजलि। वो अपने घर अपने पापा के साथ बाहर से आती है, तो देखा दादी पूजा कर रही है और दादी की कुछ सहेलियां उनके साथ बैठी हुई हैं। जब वो बच्ची अपने घर में एंट्री लेती है तो आके दादी को सीधा बोलती है, हाय सेक्सी। और दादी थोड़ा संकुचित होती है, लेकिन बच्ची के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं है, वो फ्लैट उस शब्द को बोल के चली जाती है। लेकिन उसको देखकर किसी बच्ची ने कोई गलत शब्द बोला ऐसा नहीं आता, बल्कि हम उसे फैंटेसी के तौर पे लेते हैं और उसे बहुत अच्छे लहजे में स्वीकार कर लेते हैं। यानी एक दशक का भी समय पूरा नहीं लगा कि जो शब्द समाज में वर्जित थे उन्हें हमारे घरों के अंदर छोटे बच्चे बोलने लगे, और उसने हमें बड़ी खूबी से स्वीकार कर लिया। मैं राठी सर आपसे जानना चाहता हूं, आप लॉ के विशेषज्ञ हैं, आप लॉ के शिक्षक भी हैं, जो कानूनी पहलू है, जैसे भारत का संविधान 22 भाषाओं को एक मान्यता देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता है उसकी, लेकिन देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और सब भाषाओं में कुछ ना कुछ अपने अच्छे और बुरे पहलू छिपे होते हैं। भाषा संचार का एक माध्यम है, लेकिन आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि जैसे सर ने इस बात को कहा था कि टेलीविजन चैनल पे या कहीं पे हम लोग जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी गालियां दे रहे हैं, हम इसे स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन कई बार आक्रामकता में हम एक बीप की आवाज बजाते हैं और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है कि हमने उस शब्द को हटा दिया। लेकिन ये जितनी हिडन चीजें हैं, ये हमारे जो लोग हैं सब समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कानूनी दृष्टि से इसमें मतलब ये सही है या इसमें किसी तरह के और परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, हमारे समाज का कोई भी पक्ष रहा हो और कोई भी काल रहा हो, उसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती है जो कई बार समाज को घातक सिद्ध हुई है, और भाषा उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्ले करती है। भाषा को लेकर के हम बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी बातें रखनी चाहिए, और हमें कई बार मालूम नहीं हो पाता कि हमने जो भाषा इस्तेमाल की कब उससे किसी का अपमान हो जाए, कब किसी को हर्ट हो जाए, और जाने अनजाने में हम एक अपराध घटित कर देते हैं, जिसको हम आम भाषा में डिफेमेशन कहते हैं। डिफेमेशन खाली एक व्यक्तिगत ही बात नहीं है, ये समाज के प्रति भी होता है। कोई शब्द ऐसा होता है कि पूरे समाज में आग लगा देता है जी। हमें ऐसी बातों से, ऐसे शब्दों से सावधानी बरतनी चाहिए। और जहां तक आपने बात रखी मीडिया की, मीडिया का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, क्योंकि समाज उनको देखता है और समाज उनको देखने के बाद ये यकीन करता है कि जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो सच है, और सच को मान करके कई बार वो एक झूठी बात को भी बड़ा रूप धारण कर लेते, जैसे कि अभी हमने समाज में पिछले कुछ महीनों में देखा है। तो हमें एक नियंत्रित भाषा का और नियंत्रित अपने जो हमारे सांकेतिक वगैरह होते हैं, चाहे हमारे हाथ के इशारे हो, जबान के हो, आंखों के हो, उनको ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए जी। मैं इसी क्रम में चंद्र महादेव जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई अन्य भाषा का व्यक्ति मुझे गाली देता है और मुझे उसका अर्थ नहीं पता, तो मेरे लिए तो वो पतझड़ के मौसम में पेड़ से गिरता हुआ कोई सूखा पत्ता है जो धूल में मिल गया है ना, और मैं इसको एक प्राकृतिक प्रक्रिया समझूंगा और कुछ नहीं। मसला ये भी है कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों को अर्थ हम ही देते हैं, और आजकल जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं टीवी मीडिया में ख़ास तौर पे, उसके अर्थ हम ही ने बुने, यानी कि मीनिंग पहले से हम जानते हैं, वो लोग तो खाली एक कैटेलाइजेशन का काम करते हैं बस। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के बारे में भी बताता है कि मीनिंग हम नहीं खुद गढ़े हैं, वो लोग तो बैठ के उनको बार बार प्रयोग करते हैं, हमारे अंदर आग भड़कती रहती है। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये जो भाषा है ये एक प्रकार से हमारे समाज का ही प्रतिरूपण है? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम इसको
पॉजिटिव सेंस में देखें या नेगेटिव सेंस में देखें, हमारा समाज बदल रहा है और ये उसका ही चित्र हमें टीवी के सामने दिखता है। हाँ, हमारे पत्रकारिता में कहा जाता है यूर ओनली एज गुड एज योर लास्ट रिपोर्ट। तो अगर मैं 20 साल पीछे जाऊं देवरी जी, तो हमें कहा जाता था जब कोई सांप्रदायिक दंगे होते थे या कुछ होते थे, हम लोग बुलाते थे अपने एडिटर्स को, अपने संपादक रिपोर्टर्स को कि हम दो समुदाय के बीच में कोई घटना हुई तो हम उसके फोटोज भी नहीं लगाते थे या उसको ब्लैक आउट कर देते थे, ताकि ये ना पता लगे कि किसी दो कौम के बीच में झड़प हुई है। तो उससे ये होता था कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि हम कुछ चीज़ों को और पनपाएं नहीं, उससे और माहौल को ख़राब ना करें, उसको और बेहतर करें। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे ही प्रिंट जर्नलिज्म हटा और टीवी जर्नलिज्म आया तो चीज़ें बदल गई। अब चीज़ें सामने दिखने लगी, आप देख सकते थे। पहले हम कहते थे, वो आप देखते पढ़ते थे, अब आप देख रहे हैं, उसको मैं छुपाऊंगा कैसे। तो ये बीप का इस्तेमाल हुआ कि इसको सेंसर आउट कर दें। लेकिन अब ये कहना कि ये दो समुदाय के बीच में हुआ है, ये कहना कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें सामने दिख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो मैंने आर्टिकल भी लिखा है इस पे, जिसमें मैं कहता हूँ कंटेंट इज किंग बट कॉन्टेक्स्ट इज क्वीन। अगर कॉन्टेक्स्ट को ना समझें और कंटेंट को अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हटा दें तो जैसे इन्होंने कहा वो पतझड़ में निकलते हुए वो इस तरह से कहेगा। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट को समझें तो कंटेंट को भी समझ में आता है। तो चाहे जो भी भाषा हो, हमें एक अपने अंदर प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग कहीं ना करें, चाहे क्लास में। एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहता हूँ। मैं एक अध्यापक के रूप में मैं एक शब्द साला एक बार कहते कहते जरा भावुक होकर मैंने शब्द साला कह दिया था। उस स्टूडेंट ने जाके मेरे डायरेक्टर को कंप्लेन कर दिया कि गाली देते हैं क्लास में। अच्छा, लेकिन वो जैसे ही भावनाएं आती हैं तो गाली भी साथ में आ जाती है। तो अब हम एक भावुक टीवी चैनल्स के सामने बैठे होते हैं जहाँ टीवी में न्यूज नहीं व्यूज है। और जब व्यूज हैं तो जिन व्यूज जो आपके सामने आ रहे हैं, व्यूज भावनाओं से आ रहे हैं, क्योंकि हमारी भावनाओं से तो खेला जा रहा है टीवी में। तो जब टीवी में भावनाओं के रोल आ जाता है तो जैसे इन्होंने कहा, वो भाषा वैसे ही है जैसे बदलते टाइम का जो जैसे जैसे हमारा एक दर्पण है उसी तरह से समाज दिखता है। तो वैसे ही जब लोग आपस में टीवी चैनल में बात करते हैं तो मैं तो चाहूंगा थोड़ा सा और आपको मैं खरीद दूं किसी जगह से, ताकि आप कुछ गाली बोल दें और आगे मैं आपको पकड़ लूं कि आपने ये गाली दी है। तो ये जब चीजें आ गई हैं तो जब व्यूज न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और टीवी एक कमर्शियल मीडियम है जहाँ 40 करोड़ मिनिमम खर्चा है एक टीवी चैनल चलाने के लिए, तो उनको अपना एक इनकम भी बनाने की जरूरत है। तो हमारे टाइम में जन पत्रकारिता एक कमिटमेंट था, जिसमें आपको रोटी मिलने की तो गारंटी थी, लेकिन उसके साथ मक्खन या दूध नहीं मिलता, लग्जरी नहीं था। तो आज वो एक कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें आपकी कमाई है और एक आयकर कहीं कहीं 1-1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं। उनका काम है आपको उत्सुकता लाना आपके अंदर और ऐसी चीजें लानी जिससे कि वो भड़काव भाषा और ये सब चीजें आम हो गई हैं और हम उसको सच समझने लगते हैं। गलती यहाँ पे हम करते हैं। तो इसीलिए टीवी चैनल पे कई बार कहा जाता है सेम न्यूज आप बार बार दिखाते हो। हम सेम न्यूज नहीं दिखाते हैं। हम जैसे जैसे न्यूज डेवलप हो रही है उसके 5 W और 1 H है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन पब्लिक कहती है ये तो यही न्यूज को दिखा रहा है। तो ये चीजें अभी तक लोगों को अंदर एजुकेशन नहीं मिला है कि वो कैसे टेलीविजन को भी देखें। और जो डिबेट्स हैं, मैं तो समझता हूँ जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ये टीवी डिबेट्स कुछ समय के लिए उनको स्थगित कर देना चाहिए, ताकि इस तरह की भावनात्मक, इस तरह के भावुक इमोशन ना और बढ़ जाए, शांति बनाए रखें। वैसे मैं इसमें सब थोड़ा और ऐड करूंगा। जैसे अगर हम केवल कानून के संदर्भ में नहीं, जैसे मानव इतिहास रहा है, ये मानव सभ्यता का इतिहास है कि हम स्वयं चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं। मुझे बुरा लगा, ये कंस्ट्रक्ट मानव सभ्यता नहीं किया। फिजिकल रूप क्या है इसका किसी को नहीं पता। हम किसी चीज को शब्द देते हैं या कोई भी भाव को शब्द देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन हम नहीं बनाई। और अब नई कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो रितेश जी कह रहे हैं कि टीवी न्यूज में टू आता है। तो हो सकता है कि एंकर उस पूरे प्रोग्राम में 100 सेंटेंसेस बोलता होगा, तो वो 100 सेंटेंसेस दर्शकों को याद नहीं रहते होंगे, लेकिन वो टू जरूर याद रहता है। तो वो भी अपने आप में मीडिया का ग्रामर है, उसको हम टेक्स्ट बोलेंगे एक तरह से। तो टू जो है वो भी एक टेक्स्ट है। और इसी पे मैं आगे बढ़ के डॉक्टर प्रवीण राठी जी से पूछना चाहूँगा कि सर, अब जब बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं और अब मीडिया के फील्ड में पहुँचेंगे, उनको कई बार कोर्ट रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। कोर्ट रिपोर्टिंग में एट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी होता है। और जो टीवी न्यूज़ है उसमें तो एट्रीब्यूट कोई कुछ करता ही नहीं है, बल्कि एक
होस्ट कुछ बोलता है, दूसरे पैनलिस्ट के स्टेटमेंट को वहीं पे देखे देखे मरोड़ देता है दूसरे 2 मिनट के अंदर। तो ऐसे में क्या क्या बारीकियां या सावधानियां उसको मन में रखनी चाहिए जब वो कोर्ट की रिपोर्टिंग करे, और खास तौर पे जो पर्सनल लिबर्टी है लोगों की उसको ध्यान में रखें। जी देवरी साहब, ऐसा है, आप सबसे पहले तो ये जो मीडिया लॉ चलता है और हमारा मीडिया की आज़ादी है, हमें समझना होगा कि आज़ादी हमें मिली कहाँ से है। इन सब का जो कनेक्शन है वो जाकर के हमें मिलता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जिसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। दैट्स कम अंडर आर्टिकल 19(1)(a), राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जितनी भी आपकी सारी बातें हैं मीडिया की, ये वहाँ जाकर के रिलेट होती है। लेकिन कोई भी राइट और हमारी ये डेमोक्रेटिक कंट्री में स्पेशली एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि एक यहाँ डाइवर्सिटी है, बहुत से लोग रहते हैं अलग धर्मों के और अलग संस्थान। जैसे भी आपने जुडिशरी का नाम लिया, कोर्ट का नाम लिया, कोर्ट की भी अपनी मर्यादाएं हैं, अलग भाषा होती है। तो वहां पर जो बातें होती है उनकी जो टेक्निकलिटीज है उनको समझना भी एक पत्रकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बातें, एक वर्ड यूज किया जाता है हमारे यहाँ लॉ में जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशंस, हाउ टू इंटरप्रेट्स। अगर गलत इंटरप्रेट कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और कोर्ट के अंदर भी बहुत सी बातें ऐसी होती है जो जज फोर्स से कहता है, मतलब उसको रिकॉर्ड में लाने के लिए नहीं कहता है, जस्ट बात कह दी, और कोई पत्रकार उसी ऊपर कर बैठ जाता है तो फिर गलत दिशा में चली जाएगी बात। तो मेरा यहाँ पर ये एक सुझाव है कि जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, पत्रकारिता में जाने से पहले उनको लॉ की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आजकल ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम BA LLB बोलते हैं, और BA LLB के अंदर हमारे BA के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अंदर BA आपने देखा जर्नलिज्म भी होती है। अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ चले कि BA हो जाए जर्नलिज्म में और लॉ हो जाए एक प्रोफेशनल, तो मुझे लगता है कि उन्हें कहीं कोई मार नहीं दे सकता। ठीक है। और जो हम सारी बातें बच्चों को बताते हैं, बीइंग टीचर, स्टूडेंट्स को कन्वे करते हैं कि एक तो अपनी तरफ से कोई बात ना इंटरप्रेट करे कोर्ट के मामले में। दूसरा, कोई ऐसा वर्ड भी यूज ना करे जिससे कि कोर्ट की अथॉरिटी लो होती हो, लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं कोर्ट की अवमानना, अननेसेसरी। किसी को हमें जो अभी बताया आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी का अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। बात कहिए जो लिमिटेशंस के अंदर ही। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें अगर इनको ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे जर्नलिज्म के बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा। आज हम लोगों ने अभी बहुत जो बातचीत की है भाषा के ऊपर, उसमें आपने कहा कि कंटेंट है वो किंग है लेकिन कॉन्टेक्स्ट है वो क्वीन है, और आप बात करते हैं कि हम अपनी भाषा को संयमित रखें, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो जो लोग उसे ले रहे होंगे, जो उसे सुन रहे होंगे, जो उसे देख रहे होंगे, उनका अपना अपना सामाजिक माहौल क्या है उसके हिसाब से वो उसकी अपनी अपनी पड़ताल कर रहे होंगे। यानी कि बातों का गहन मतलब निकल सकता है। कहते हैं कि सूरज एक ऐसा होता है कि जिसको अगर आप पकड़ना चाहो तो अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हो, लेकिन उसकी जो रोशनी है, जो उसकी एनर्जी है, वो शायद तीनों लोगों में भी कम पड़ जाए, इतना ज्यादा उसके अंदर तेज होता है। इसी तरह एक शब्द है जो हमारे द्वारा बोली गई बात है, वो उसका तेज इतना ज्यादा है कि वो समाज में विध्वंस पैदा कर सकती है या समाज के निर्माण का भी काम कर सकती है। बोली व्यक्तित्व का परिचायक है। हम इस बात को कहते हैं कि जैसे अभी महादेव जी ने बताया अपने जो पत्रकारिता का अनुभव है उससे, कि हम किसी एक शब्द को लेके बार बार किसी को प्रोवोक करते हैं कि वो ऐसी स्थिति में आए, वो ऐसा बोले। बल्कि राठी सर, आपने तो एक कार्यक्रम भी देखा होगा जिसमें रेडियो पर लोगों को इस अवस्था तक लाया जाता है कि वो गाली देना शुरू कर दे उन्हें। वो मजाक के तौर पे शुरू हुई बात है, लेकिन समाज में उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है शायद हम इस चीज को नहीं देखते। कुछ पल की हंसी, जो भी छिछले स्तर से और निचले स्तर से हंसी आती है, वो समाज में लंबे समय तक नहीं टिकती है। हमें अपनी हंसी के, अपने मनोरंजन के साधन कुछ स्तर पर तलाशने होंगे जहाँ भाषा की संयमिता हो। भाषा के मामले में है, मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बात बताता हूँ कि मैं फिल्म की चर्चा करता हूं, क्योंकि फिल्म इस देश के अंदर अगर हम कहें रियल स्टार्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन है तो वो फिल्म है। और फिल्म
बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है लोगों के ऊपर। एक फिल्म आई थी 90s के मिड डिकेड में, जिसके अंदर एक फिल्म गीत की पंक्ति है जहाँ नायक नायिका से कहता है कि आती क्या खंडाला। तो नायिका जब उस फिल्म में नायिका प्रश्न पूछती है, नायक जब सवाल कहता है कि आती का खंडाला, तो कहता है क्या करूंगी आके मैं खंडाला। यानी कि नायक ने उसे अपने साथ किसी यात्रा का निमंत्रण दिया, मगर उसने तुरंत उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उस निमंत्रण के बाद उससे सवाल पूछ दिया आखिरकार इस यात्रा का प्रयोजन क्या है। लेकिन उससे 2 दशक पहले, 1 दशक पहले मुझे फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर नायक नायिका जब आपस में बातचीत करते हैं तो एक कहता है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। भाषा की संजीदगी थी, भाषा में शालीनता थी, भाषा में नफासत थी, नजाकत थी, और उसका परिणाम ये था कि दूसरा पक्ष तुरंत कहता है हमें तैयार चलो। यानी कि आपकी भाषा है जो आपका किसी के साथ रिश्ता कायम कर सकती है, आपकी भाषा है जो आपके अपने निजता वाले लोग हैं, निजी लोग हैं, उनको आपसे दूर रख सकती है। हम ये मानते हैं कि मीडिया धंधा है, पर गंदा अगर कुछ है तो हमें साफ करना भी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे ये हमारे सब के ऊपर है। हमारी जिम्मेदारी है समाज को बदलना, सकारात्मक दिशा में ले जाना। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद।